अध्यापक होने के नाते जब मैंने कार्य कुशलता संतोष चौधरी की देखी तो मैं प्रभावित हुआ। हमारे भाई संतोष कुमार जी नेशनल में गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे भी पहले कई बार गोल्ड मेडल जीत के आ चुके हैं। और बड़े गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा खिलाड़ी मौजूद है। इस ताइक्वांडो खेल को ज्यादातर लोग जानते कम हैं। कुश्ती को जानते थे, दौड़ को जानते थे, अब ये नए रूप में ऐसे समझ लो जैसे पहले कपड़ा पकड़ के और घूसा लात मार शुरू कर दिया आदमी, जो जीत जाएगा वो जीत गया, इस तरह का ये गेम है। बुजुर्ग नहीं जानते हैं और नया खेल आया है तो कई सालों से ज्यादातर कोरिया में, चीन में और कई देशों में अच्छी तरह से पहले से खेला जाता था। अब ये ओलंपिक में भी चालू हो गया है और मैं तो यही कहूंगा कि पूरे प्रदेश का, क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आगे आने वाले समय में इस देश का भी नाम रोशन करें, जिससे हमें और गर्व महसूस हो। और भाई से बहुत उत्साहित हूँ कि ऐसे भाई, ऐसे और नई पीढ़ी आगे निकले। सबसे बड़ी समस्या धन की आती है इस कलयुग में। घी का रेट क्या है, बादाम का और जो भी अन्य चीजें जो खाता है खिलाड़ी, उसमें सबसे ज्यादा समस्या धन की आती है। और इस धन के अभाव में ही खिलाड़ी कुश्ती को छोड़ जाते हैं, कुछ बेरोजगारी में नौकरी पकड़ लेते हैं, कुछ और जगह जगह रास्ते भटक जाते हैं, चोट लगने के बाद छोड़ जाते हैं, क्योंकि उन पर इतनी संपत्ति, इतना आय व्यवहार नहीं है कि अपनी चोट ठीक करने के बाद दोबारा। जो संतोष कुमार केवल स्टेट पर ही नहीं बल्कि नेशनल तक 15 गोल्ड मेडल ला चुके हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, किसी विद्वान ने कहा है कि जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुस्लिम मिलते ही तो बात खुदा से होती है। तो आप अगर नंबर 1 की आप दुआ देंगे आत्माओं से, जैसे आपने हटते हुए, जैसे आपका चेहरा बता रहा है कि आप अंदर आत्मा से उनको दुआ दे रहे हैं, तो अवश्य ही संतोष कुमार ऐसे लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे कि केवल हमारे गांव तक ही नहीं, जिले तक ही नहीं, स्टेट तक ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ये अपना नाम रोशन करेंगे। कोई पढ़ाई की और एक स्पोर्ट्स की कोई एज नहीं होती। इनका हमारे जो मंदिर का इतना बड़ा एक लाइब्रेरी है, वहाँ उसमें किताब भक्ति से लेकर के पढ़ाई तक सब किताब। तो इसकी कोई वो नहीं है कि भाई एज नहीं होती। ये पहले छोड़ दिए थे, अभी डॉक्टर बता रहे थे कि इन्होंने बीच में ताइक्वांडो शुरू किया था, इसी की वजह से वो बीच में छूट गया था। अभी 38 और 35 की एज में फिर दोबारा इन्होंने स्टार्ट किया है। तो स्पोर्ट्स की कोई एज नहीं होती। मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी अपने बच्चे हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, बताइए, प्यार कीजिए, परंतु डंडा भी उनमें लगाइए। जब तक हम लोग क्या कहते हैं कि बच्चा मेरे हो जाएगा, अभी बच्चा है, बच्चा नहीं, जब तक छोटे से है तभी उसमें लत पड़ती है। जब तक हड्डियाँ फिर टाइट हो जाती फिर वो काबू नहीं आता। तो पहले छोटा होता है, उसी टाइम से उसको थोड़ा सा वो दीजिए, प्यार कीजिए, सब कुछ है, पर थोड़ा जाप जरूरी है। एक इन्होंने एजुकेशन अपने कुशलना में एक जगह थी, यहाँ पे इन्होंने कोचिंग सेंटर खोला था, पर हम लोग अपने बच्चों को इनके पास नहीं भेज पाए। क्यों? हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग लिख के क्या सोचते हैं, पता नहीं इनमें संतोष का कुछ फला होगा। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया था भाई कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चा मेरे पास आए मैं पढ़ाऊंगा, परंतु हम लोग अपने बच्चों को इनके पास नहीं भेजवाए। इन्होंने सालबाद में भी खोला, 2 जगह था, परंतु हम लोग अपने बच्चों को एजुकेशन से नहीं वंचित कर रहे। नगला सुधारी के प्रत्येक व्यक्ति को बार बार नमन और वंदन करता हूँ, क्योंकि नगला सिधारी ने हमारे क्षेत्र में, जहाँ तक मेरी पहचान है, जहाँ तक मुझे याददाश्त है,
अच्छा नाम कमाया है। इसमें सबसे पहले अगर लिया जाए तो हमारे लाखन पहलवान हैं, जिन्होंने अपने बाहुबल का दम खम दिखा करके नगला सिधारी के साथ साथ 24 का भी नाम किया था और सादाबाद क्षेत्र का भी नाम किया। और इसी क्रम में 2 कदम आगे बढ़कर अगर देखें तो नगला सिधारी के ही महाराज विष्णु जी चेत्र महाराज, जिन्होंने नगला सिधारी के साथ साथ उखंडा 24 सादाबाद और बाहर के क्षेत्र में भी अपना खूब नाम कमाया है। और इसी क्रम में अगर एक कदम और आगे बढ़े तो इसी नगला सिधारी ने डॉक्टर संतोष कुमार ताइक्वांडो में बहुत नाम कमाया है। साथ ही 24 का नाम कमाया, सादाबाद का नाम कमाया, जिले का भी नाम कमाया और प्रदेश का भी नाम कमाया। मनी रिसोर्स की मुझे बहुत जरूरत है, उसको देखते हुए दोबारा से ताइक्वांडो उन्होंने शुरू किया और इतनी मेहनत कर रहे हैं उसमें और करते आ रहे हैं। पहला जो उनका शुरू का जो था गेम दोबारा से जागृत हुआ, बीच में गैप हो गया और अब इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। 9 से 4 की ड्यूटी करते हैं, 4:30 बजे तक कॉलेज रहते हैं, सुबह प्रैक्टिस करके जाते हैं, शाम को प्रैक्टिस करते हैं और जहाँ कहीं भी गेम होता है, क्योंकि ये एक्चुअली गेम जो है ये पैसे, आज भी पता ही सभी लोग मीडिया में रहते ही हैं कि कोई भी गेम है वो पैसे से चलता है आगे की तरफ। जहाँ जहाँ भी इन रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं वहाँ पे उनकी फीस जमा होती है, फीस जमा होने के बाद में फिर वहाँ आना जाना, एक बार चैंपियन बनना, फिर इनाम मिलता है, जो भी गोल्ड मेडल होता है, जो भी उसकी चीजें होती सब मिलती है। तो सर का काफी बड़ा पीछे का जैसे योगदान रहा है अपने गेम्स को लेकर के। बीच में एजुकेशन ने छुड़वा दिया था और अब दोनों चीजें साथ साथ कर रहे हैं। 2 PhD कर चुके हैं, किताब लिख चुके हैं। तो हमारे बीच में जितने भी हम लोग प्रोफेसर हैं सर की मतलब भरपूर प्रशंसा करते हैं और नगला सिधारी इनकी वजह से हमारे जुबान पे रटा हुआ है। आप मुझे आशीर्वाद दें और आपका आशीर्वाद ही मुझे यहाँ तक लेके आया है। और मेरे सम्मुख विराजमान स्वामी जी बैठे हुए हैं, जिनके आगे मैं पैदा हुआ हूँ और बचपन से स्वामी जी की छत्र छाया में पला हूँ। और स्वामी जी ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं आज खेल की दुनिया में और शिक्षा की दुनिया में भी काम किया है। मैं आज भी शुद्ध शाकाहारी हूँ। कोई भी व्यसन, किसी भी प्रकार का व्यसन मेरे जीवन में आज तक नहीं आया है। तो निश्चित रूप से मैं स्वामी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे जिस्म के अंदर ऐसे संस्कार बचपन में विकसित किए थे कि मैं चाहे वृद्ध भी हो जाऊँगा तब भी मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैं वृद्ध हो गया हूँ। तो निश्चित रूप से जो ब्रह्मचर्य है और जो ब्रह्मचर्य की परिभाषा जो संत लोग कहते हैं वह निश्चित रूप से मेरे जीवन में सार्थक हो रही है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे आप 5 मिनट जरूर दें। सबसे पहले तो गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना और मैं आपके चरणों में आशीर्वाद लेके कुछ कहना चाहता हूँ। आप सभी के पीछे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। मेरा इस खेल में लौटने का जो मुख्य उद्देश्य था मेरा ये नहीं है कि मुझे ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट बनना है कि एशियन में गोल्ड मेडलिस्ट बनना है। ये तो एक जीवन की शैली आ जाएगी अपने आप। लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि 40 साल की उम्र के बाद लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता खेल में। तो मैंने 40 वर्ष की अवस्था के बाद ही इस खेल को खेलना शुरू किया है। वह अलग बात है कि इस गेम में मेरा 20 वर्ष का जीवन पहले रह चुका है। तो जब मैं 20-21 साल का था तभी मैंने इस खेल को छोड़ा था, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मैं काफ़ी होशियार था। यहाँ पे लाखन सिंह पहलवान जी बैठे हुए हैं, मैं आप सबके सामने बताता हूँ, मैंने कहीं बताया भी था। इत्तेफाक से मैं बचपन में मेरे गांव में रहने का कभी मौका नहीं मिला था। मेरी कक्षा 11 तक की जो एजुकेशन थी वो मेरी शहर में थी। तो मैं उस जमाने में जूडो कराटे वगैरह गेम खेलता था, कुंफू मुझे आता था। लेकिन भारत जैसे शहर में, जैसा कि हमारे बनी सिंह पहलवान जी ने कहा है कि लात घूसा चलाने की जो कला है वो आज से नहीं है, आज से 5,000-10,000 वर्ष पहले ही भारत में विद्यमान थी। उसका कोई नाम नहीं था। जैसे बाद में उसका नाम कुंफू आया, फिर कराटे आया, वो भी गेम चल रहे हैं। अब एक ये टाई कमांडो नाम आ गया। टाई कमांडो अकेला ऐसा गेम है जो आज ओलंपिक में आ गया है, एशियन गेम में आ गया है। तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे जो ऋषि मुनि थे,
जो जंगलों में राजाओं के बच्चों को जो विद्या सिखाया करते थे शस्त्र के साथ, और शास्त्र की विद्या में जो शस्त्र चलाने के साथ हाथ पैरों को चलाने की जो विद्या सिखाई जाती थी, उसी विद्या का नाम मार्शल आर्ट है, उसी विद्या का नाम टाई कमांडो है, उसी विद्या का नाम कुंफू है, उसी का नाम कराटे है, उसी का नाम और दुनिया भर की इसमें ब्रांचें आ गई है, किक बॉक्सिंग, टाई बॉक्सिंग, फलाना ढिकाना। तो ये कोई नया गेम नहीं है, हम लोग इसको भुला बैठे थे। और जापान, चाइना और कोरिया और जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस जैसे देश हैं, इन लोगों ने उस गेम को डेवलप कर लिया है, जिसकी वजह से वो इतना आगे निकल गए हैं कि सारे जो बड़े बड़े मेडल हैं ओलंपिक के और एशियन गेम्स के मेडल आते हैं वो वही कंट्री ले जाते हैं। आप कुश्ती को देखिए, कुश्ती बहुत प्राचीन काल से हमारे देश का गेम है। अगर कुश्तियां जो है मिट्टी में करा दिया है तो मैं दावा करता हूं कि भारत का ही पहलवान ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेकर आएगा। लेकिन अब दिक्कत वही आ रही है कि वो कुश्ती जो है वो अब गद्दे पे आ गई है। गद्दे की ट्रिक अलग है, खेलने की तकनीकी उसकी अलग है। तो वहां जो वैसा कुश्ती का लड़ने वाला पहलवान होता है, जो मिट्टी में लड़ता है, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता। तो अंग्रेज लोग, जो विदेशी मुल्क के लोग हैं, बहुत चालाक थे पहले से। उन्होंने जो भारत जैसे जो विकासशील देश हैं, जो डेवलप नहीं हो पाए, उन कंट्रियों के जो गेम थे उनमें ऐसी ट्रिक्स डेवलप कर दी कि वो उस कंट्री खिलाड़ी निकल नहीं पा रहे हैं। तो अब आपको देखो, जैसा कि बनी सिंह जी बोल गए हैं कि हमें वक्त के साथ चलना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजी आवश्यक हो गई है, हम भले हिंदी में यहाँ काम करते हैं, संस्कृत भी सीख रहे हैं, हिंदी भी सीख रहे हैं, उर्दू, लेकिन आप बिना अंग्रेजी के अगर जॉब में जाएंगे, किसी बड़ी पोजीशन पर जाएंगे तो आप चल नहीं पाएंगे। तो वो भी हमारे उसमें एक शामिल है। तो मैंने बेसिकली इस गेम को जो ज्वाइन किया था, मैं कहीं एक दो बार कह भी चुका हूँ, स्वामी जी बैठे हुए, जब मेरे पिता का देहांत हुआ तो मैं पागल हो गया था। तो मैं एक दिन ऐसे ही अपने कोच के पास गया, जिस गेम को मैं 20 साल पहले खेलता था। उस कोच ने मुझे प्रेरित किया कि तुम उस गेम को दोबारा शुरू करो, अभी कोई बढ़ापा नहीं है तुम्हारा, 20 वर्ष तुम खेल चुके हो उस गेम को। तो मैंने आज से 3-4 साल पहले इस गेम को दोबारा शुरू किया। साल में होता है, और इसके बाद ओलंपिक जो खेल है इसका वो हर 4 साल में होता है। और इसका एक खेल अमेरिका भी आयोजित करता है, वो भी ओलंपिक जैसा होता है, तो वो भी हर 2 साल में होता है। तो अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट पर खेलने के 3 या 4 ऐसे बड़े बड़े गोल्डन मौके हैं, जहां पर ऑफकोर्स मुझे जाना है। तो एक वर्ष के बाद एशियन गेम होना है। अगले साल जापान में 2026 में ये गेम आयोजित होगा, जिसमें 50 कंट्री मैदान में उतरेंगे। और 6 महीने के बाद क्वालिफाइंग राउंड शुरू हो जाएंगे, किन कंट्री से कौन खिलाड़ी जाने हैं। तो ऑफकोर्स इस वक्त मेरा ऐसा मेरा समय चल रहा है कि जहां मुझे बहुत अच्छे ट्रेनिंग के इक्विपमेंट्स और सामान चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं अब तक की सारी तैयारी मैं घर पे ही कर रहा हूं। ऐसे कोई मेरे पास खास संसाधन नहीं है, कोई सामान नहीं है। और जो भी मेरी प्रोफेसर की नौकरी है उसके पूरे निर्वहन करके, पूरा 10 से 4 3 नौकरी करने के बाद सुबह शाम इस खेल को 8 घंटे देता हूं। जैसा कि बता रहा हूं बच्चों, आप पीछे बैठे हो कुछ लोग, जब तक आप 10 घंटे नहीं देंगे शरीर को, आप कभी भी कोई बड़ा मेडल नहीं ला सकते। 8 से 10 घंटे आपको जो भी आपकी विधा है उसमें आपको पूर्ण मेहनत के साथ व्यायाम करना पड़ेगा। जैसा कि इन्होंने बताया पहलवान जी ने कि खुराक भी चाहिए। बड़े पहलवान के लिए 40,000 से 50,000 रुपए महीने की डाइट चाहिए। 1200-1500 रुपए की खुराक अगर नहीं खाएगा तो वो चल ही नहीं पाएगा, इतना व्यायाम ही नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो खर्चे खिलाड़ियों के होते हैं, आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर तो ये ट्रेन व्रेन के अंदर व्यवस्था हो जाती है, होटल सस्ते हैं। जो विदेश है वहाँ डॉलर चलता है, आप जानते हैं। भारत की करेंसी की कीमत बहुत कम हो जाती है, तो हर खेल जो है डॉलर में चलता है। तो बहुत महंगा इसलिए होता है कि सरकार भी मदद करती है, धीरे धीरे रिसोर्स डेवलप करते हैं। लेकिन बहुत आगे जाके वो ऐसा स्तर आता है तो होटलों के खर्चे और चैंपियनशिपों के खर्चे और आने जाने के जो खर्चे होते हैं ये बहुत, और ट्रेनिंग जो होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोच हैं जो हर कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो आपको बहुत बार बाहर भी रहना पड़ता है। आप देखते होंगे जितने खिलाड़ी बड़े बड़े मेडल लेके आते हैं वो ओलंपिक के मेडलिस्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब अगले ओलंपिक में उतरते हैं एशियन में, तो फिर वो लगातार कांस्टेंट ट्रेनिंग करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक बार चैंपियन हो गए तो हर बार नहीं हो सकते। आप लगातार मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी, आप किसी भी स्तर पर पहुंच जाएं। तो मैं यहाँ पर 2 पंक्तियां यहाँ कहता हूँ, माना कि मेरी जिंदगी खाली गिलास है, फिर भी सुकून है कि सुराही के पास है। जैसे गुरुजी बैठे हुए हैं, अगर आपकी जिंदगी सुराही के पास पहुंच गई, व्यक्ति चाहे खिलाड़ी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे IAS का एग्जाम क्वालिफाई, कोई परीक्षा क्वालिफाई करनी हो, आप यहाँ पर देश स्तर पर क्वालिफाई करते हैं। खेल एक ऐसा मैदान है जहां पर 250 कंट्री के बीच की परीक्षा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि केवल 3 ही खिलाड़ी की वैल्यू है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। इसके बाद कोई मतलब नहीं है उसका। तो कितनी कठिन परीक्षा है कि 250 कंट्री के बीच में केवल 2 आदमी को ब्रॉन्ज मिलता है, एक को सिल्वर, एक गोल्ड। 4 ही खिलाड़ी चयनित होते हैं किसी गेम में। भारत में भी राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे तो केवल 4 ही मिलेंगे खिलाड़ी, बाकी सब खिलाड़ी जबकि मेहनत वो भी कर रहे हैं जो मेडल नहीं ला रहे हैं।
खुराक उतनी उनको भी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं खिलाड़ी बनना वास्तव में बहुत टफ है। संत हुए, खिलाड़ी हुए, वैज्ञानिक हुए, ये देश की शोभा होते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। मेरे पास एक ही विजन मिशन है, मैं आपको बता रहा हूं। मुझे किसी भी स्तर पर चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कुछ भी मुझे करना पड़े, मैं इस खेल को अब रोकूंगा नहीं। जब तक आपकी झोली में मैं गोल्ड मेडल विश्व स्तर पर नहीं रहूंगा, तब तक मेरे कदम रुकेंगे नहीं। और एक बार नहीं रखूंगा, मैं अगले 20 वर्ष गेम को खेलूंगा। इस गेम में एक ऐसी विधा आ गई है जो आप 60 वर्ष तक खेल सकते हैं, 65 तक खेल सकते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा एज इज जस्ट ए नंबर। जो उम्र होती है केवल वो एक संख्या होती है। जब करने वाले इरादे जिनके बुलंद होते हैं, जिनके अंदर डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और जुनून होता है, पराक्रम होता है, वो किसी भी मंजिल को कहीं पार कर देते हैं। मेरे पास पैसा बिल्कुल ना हो, चाहे चौपट हो जाऊंगा बिल्कुल, लेकिन मैं अपने कदमों को नहीं रोकूंगा। अभी मेरा वादा है आपसे, और मैं देश का नाम रोशन करना चाहता हूं। यही विजन मिशन मेरा 24 घंटे चलता है कि मैं किस दिन भारत माता की गोद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितनी बड़ी बड़ी चैंपियनशिप है, चाहे वो वर्ल्ड टाई कमांडो अमेरिका जो उसका ओलंपिक गेम है, एशियन गेम्स है और जो ओलंपिक गेम है, इसकी सारी फॉर्मेट और विधाओं में मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त करना। बाकी ईश्वर की कृपा है, जहां तक मैं पहुंच पाऊं, जहां तक प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दिया हो या आप लोगों का आशीर्वाद फलीभूत मेरे साथ हो, मैं प्रयास जरूर करूंगा। और मुझे देश का नाम रोशन करना है। बच्चों को मैं प्रेरित जरूर करता हूं, बच्चे मुझे देख के प्रेरित हों कि मैं अंतर्राष्ट्रीय लेखक भी हूं, मैं एक प्रोफेसर की नौकरी भी करता हूं, 22 वर्ष काम करते हो गए, परिवार को भी पाल रहा हूं और खेल को 20 साल छोड़ के दोबारा खेल रहा हूं। तो निश्चित रूप से आप लोग भी आगे बढ़े, मुझसे बहुत आगे जाएं। हैं, किसी कवि ने कहा है The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. Miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. अभी मुझे सोने से पहले यानी मरने से पहले अभी मुझे मीलों चलना है। और आखिरी लाइन मेरी केवल ये है कि जो किसी महान व्यक्ति ने, खेल के खिलाड़ी ने